The work that we are presenting today is work on both the legal regime as well as the political economy of land rights of scheduled tribes in the scheduled areas of India. This is a research project that has been done over a 5-year period and involved a lot of engagement with both government and civil society. The central question that we were trying to understand here was that in India, हमारा संविधान भी और बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो आदिवासी समाज के भूमि अधिकारों को प्रोटेक्ट करते हैं और साथ में उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन प्रोविजंस भी देते हैं और ग्रुप रिप्रेजेंटेशन भी है। इतने सारे प्रोविजंस हैं लेकिन फिर भी हमारे जो अनुसूचित जनजाति हैं वो लोग सबसे गरीब, सबसे डिस्प्लेस, सबसे वल्नरेबल ग्रुप्स में से हैं। ऐसा क्यों है, ये हम क्वेश्चन आंसर करना चाहते थे। तो पहली बात, हु आर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति हैं कौन? बहुत सारी गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स बोथ ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम्स एंड इंडियन टाइम्स ने कहा है कि जो अनुसूचित जनजाति हैं वो बहुत सारे विभिन्न ग्रुप्स हैं जो हिस्टोरिकली हमारे इंडियन सोसाइटी के बाहर ही रहे हैं, बिकॉज उनका कल्चर और वे ऑफ लाइफ जो ऑनरेबल चेयरपर्सन ने हाईलाइट किया मेन स्ट्रीम सोसाइटी से काफ़ी अलग है। एंड सेकेंडली, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ जोग्राफिकली आइसोलेटेड भी रहे हैं, मोस्टली इन हिली एंड फॉरेस्ट एरियाज, पहाड़ों में और जंगलों में। जो हमारा संविधान है वो प्रेसिडेंट को ये पावर देते हैं कि वो बाय पब्लिक नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर सकते हैं कि कौन सी कम्युनिटीज़ जो हैं, जनजातियां हैं, वो एक किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में कौन सी वो जो जनजातियां हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होंगी। इसका ये मतलब है कि हर स्टेट में अलग ग्रुप्स हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, और ऐसा भी है कि कुछ ग्रुप्स एक स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब है लेकिन दूसरे स्टेट्स में नहीं है। सबसे पहले हमारे संविधान का बेसिस ये है कि हम सब के इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स हैं, और अभी जो रिसेंट जजमेंट हुई है ऑन गे राइट्स, वेयर द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इन नवतेज सिंह जौहर, जो जजमेंट लास्ट वीक ही आई है, कि जो इंडिविजुअल है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का सेंट्रल वो है, और फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो अधिकार हैं इंडिविजुअल्स के, वो कॉन्स्टिट्यूशन का नॉर्थ स्टार हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी रिकग्निशन है कि सब एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जो सर्टेन ग्रुप्स हैं उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शंस क्रिएट किए गए हैं। उनमें से शेड्यूल्ड कास्ट्स भी हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोटेक्शंस दिए हैं। ये स्पेशल प्रोटेक्शंस 4 किस्म की हैं। सबसे पहले, जो बाकी लोग हैं उनकी इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन है विद इन द इंडियन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, मतलब एक इंसान का एक वोट होता है, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ग्रुप रिप्रेजेंटेशन दी गई है। देयर आर separately reserved electoral constituencies for scheduled tribes in our country. Then secondly, they have been given proportionate population reservations in educational institutions and government jobs. Scheduled tribes की population constitution के adoption जो 1950 में हुआ था तब 7% थी, तो 7% दिया गया है, लेकिन अभी हम जानते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन 8.6% है। एंड फाइनली ये सारी प्रोटेक्शंस जो हैं, जो वो शेड्यूल्ड कास्ट को भी हैं, लेकिन जो एक स्पेशल प्रोटेक्शन सिर्फ ट्राइबल्स को है वो ये है कि 5th and 6th शेड्यूल एरियाज हैव बीन डिमार्केटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, which are areas which were at the time of demarcation tribal dominated areas, मतलब वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन उन एरियाज में मेजॉरिटी में थी, और वहाँ पे स्पेशल प्रोटेक्शंस दिए गए हैं उनके भूमि अधिकारों के लिए, और उनके बाकी जो रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड ऑल दैट, उनके लिए स्पेशल अधिकार है। ये प्रोटेक्शन सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हम शुरू में ही देखते हैं एक फ्रेगमेंटेशन है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कुछ प्रोविजंस हैं और शेड्यूल्ड एरियाज की कुछ प्रोविजंस हैं। The Constitution, Scheduled Tribes Part A and Part B States Order of 1950 and Part C States Order of 1951 had demarcated 744 tribes. Now the government has notified more tribes as scheduled tribes. Today we have 750 tribes in 26 states and 6 union territories in India. So in 1950 there were 744 tribes in 22 states in India. Now there are 750 tribes in 26 states and union territories. And like I said, 8.46% of our population, amounting to
10.43 crore people in our country are scheduled tribes. So एक framework है जो scheduled tribes को regulate करता है और उसके under है जो provisions जैसे scheduled tribes notify होते हैं, और एक है जो scheduled areas को apply करता है, और वो है Article 244 of our Constitution along with 5th and 6th schedules. Now on scheduled areas, Government of India has notified the areas, but Government of India Ministry of Tribal Affairs doesn't really have an estimate of कि कितना हमारा area जो है as percentage of total India's area is actually scheduled area. So first, let us talk about administration of 5th schedule areas. So we have administration of tribal majority areas in peninsular India with tribal majority population. There are 10 states after the bifurcation of Andhra Pradesh. We have Andhra Pradesh, Telangana, Gujarat, Jharkhand, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa and Rajasthan. They are the designated, they are the states with 5th schedule areas. There is centralized administration of these areas because President has the power to declare whether it is a scheduled area. So, and then the governor of the state has a lot of powers to decide whether certain laws and regulations will be applicable in the scheduled area. So even though, these areas are demarcated within states, the central government actually has many, centralized powers of administration with respect to these areas. The central nodal agency for 40 years after independence for management of tribal affairs was the Ministry of Home Affairs. It is only in 1999 that we have the Ministry of Tribal Affairs that was created. And we have state level nodal agencies, the Minister for Tribal Welfare, as well as the Secretariat and Directorate in many states for decision making and coordinating policies on tribal welfare. And then at the district and block level, we have the integrated tribal development projects and agencies. In addition, what we have is and then, so this is the fifth schedule areas, which has got this kind of administration, centralized administration. Then we have the 6th schedule areas, which have a relative degree of autonomy. These are basically tribal majority areas in mostly tribal majority states. So 5th schedule areas are tribal majority areas in tribal minority states, which means that population of tribals is in a minority compared to the rest of the population of the state. These are administration of tribal majority areas in mostly tribal majority states in the northeastern states of Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura. Of these, Meghalaya and Mizoram are tribal majority states, whereas Assam and Tripura also have very high tribal populations but are not, tribal majority. Then this 6th schedule provides for the constitution of autonomous district councils and autonomous regions within districts which have legislative powers, taxation, administrative, and even limited powers to set up courts with respect to land, revenue, forests, education, public health, etc. So there is a greater degree of autonomy. Mr. Chandra also adverted to this in his speech, that 6 schedule areas have a greater degree of autonomy. Apart from that, we have a lot of laws to protect rights of scheduled tribes. There are land transfer prohibition laws in all the scheduled area states. And even states that have tribal population, because as I mentioned, there are only 14 states which come within 5th and 6th schedule areas, where there are constitutional protections, but there are, tribal population is there in 26 states of our country. So several other states like UP, West Bengal and Sikkim that do not have designated scheduled areas also have enacted laws to prohibit transfer of land from tribal to non-tribal people. Then we have the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act, which has made the dispossession of scheduled tribes from their land or interference in the enjoyment of their land as a criminal offense under the Act. In 1996, we had the enactment of the Panchayat Extension to Scheduled Areas Act, which has devolved greater political autonomy to scheduled tribes within the 5th schedule area states. And of course, we have the National Commission for Scheduled Tribes, which was created through the 89th Constitutional Amendment in 2003. And this commission replaced the earlier National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, which had been there since 1992. And we are honored to have the commission members here. But the commission has a very broad mandate to oversee implementation of and evaluate working of all constitutional, legal and administrative safeguards for STs. So individual cases, of course, but the ST population as a group and at all levels of government. And finally, we have the Protective Forest Rights Act of 2006, which seeks to safeguard the rights of scheduled tribes and other forest dwelling communities to forest land. And I think one thing that is important to highlight is that India is a pioneering country in terms of the time at which they gave these special protections to all these groups in 1950.
So there is a lot of good provisions that are there in our constitution. There are a lot of laws that have been enacted to protect the rights of scheduled tribes. So then the question, however, remains as to why then the scheduled tribes remain impoverished and displaced. This is just a visual representation of the states that have fifth schedule areas. The ones in pink are states that have fifth schedule areas, and the ones in green are the states that have sixth schedule areas. So the problem really is, and again it has been highlighted in the inaugural session, is poverty, landlessness and displacement amongst the scheduled tribes. Mr. Chandra mentioned others social economic indicators of scheduled tribes being much below the national average. In fact, levels of literacy, child mortality and so on are really bad. But what we also see is a lot of poverty and landlessness amongst scheduled tribes. So we find that the scheduled tribes, 33.8% of all scheduled tribes are below the poverty line in rural areas. 38.8% of all population is below the poverty line in rural areas, but the numbers for scheduled tribes are 47.1%. And when we look at the statistics on landlessness, if we think of the fact that the scheduled tribes are the only group in the constitution that have constitutional rights to land. I mean, of course, we have many laws protecting rights of scheduled castes also to land that have been enacted in law. But the constitution is the highest level, and this is the only group whose safeguards, whose land rights are safeguarded in the constitution. Yet, the landless households in scheduled tribes, the numbers are still higher than the national average. And we have used the landlessness figure because it was the only way that we could compare with the national average with the same kind of information that was available. But even the people who have less than 1 acre of land, there's a huge numbers of scheduled tribes that have very small land, which is basically not sustainable. Even worse is the fact that it is documented that displacement affects tribals disproportionately. We have 50 million internally displaced people in India, according to certain sources, of which the displacement has largely been because of dams, mines, industrial development, and wildlife sanctuaries and natural parks. But what is even more shocking is the fact that the scheduled tribes, who are only 8.6% of the total population today as per the 2011 census, constitute 40% of displaced people during the 40-year period for which we have data available from 1950 to 1991. And like I said earlier, this also includes people who have been displaced more than once in one lifetime. And only 25% of these people have actually been rehabilitated. So the first thing that we wanted to understand was that a lot of the work on scheduled tribes has been done, and there is a lot of information available at the state level, but we wanted to do a pan-India study. We wanted to bring the 5th schedule and 6th schedule area states together in our understanding. And so we first realized that we needed to build data in order for us to better understand the problem both at a national level and also at a state-specific level. So I will now hand over to my colleague Ankit. तो हमने इसमें थोड़ी कोशिश ये करी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हमको पता चली हैं कि जैसे जो लोग काम करते हैं ज़मीन पे कि बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन उसका जो एक कड़ा जो माप था वो नहीं था हमारे पास। तो हमने उस पर थोड़ी सी कोशिश करी कि हम उस चीज़ों को जो समस्या है क्या हम उनका माप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो इस प्रेजेंटेशन में मैं जल्दी से जो मेजर हमारी जो फाइंडिंग्स थी या मेजर जो हमने चीज़ें इसमें हम ढूंढ पाए हैं डेटा के सोर्स से, मैं वो थोड़ा प्रेजेंट करूँगा। उसकी डिटेल्स जो है वो पूरी हमारी रिपोर्ट्स में है, उसकी मेथडोलॉजी और सब कुछ। तो जो पहली सबसे बड़ी जो समस्या आई थी, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो शेड्यूल एरियाज़ हैं वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग समय पे नोटिफाई किए गए थे। जैसे आंध्र प्रदेश में 1950s में 51, 55 में नोटिफाई किए गए थे, लेकिन अभी जैसे झारखंड जब क्रिएट हुआ था 2003 में भी नोटिफिकेशन आया था, फिर 2007 में भी महाराष्ट्र में कुछ चीज़ें चेंज हुई है। तो ये अलग अलग समय पर जब नोटिफिकेशन हुए हैं और जो नोटिफिकेशन जो हुए हैं वो कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, कभी डिस्ट्रिक्ट से नीचे तालुका के लेवल पर है। तो इस चीज़ को हमने कोशिश किया कि क्या हम इसको 2011 के सेंसस के हिसाब से समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। तो इस पे हमने थोड़ा काम किया है। इसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाके मैं सीधा इस मैप पे आता हूँ जो कि राइट साइड में आप देख सकते हैं। इसमें हमने दिखाया कि जो ज़िले हमारे देश में जो 640 ज़िले हैं
सेंसस 2011 के हिसाब से, उसमें से 123 ज़िले ऐसे हैं जिसमें शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं। लेकिन इसमें से सारे के सारे ज़िले ऐसे नहीं कि जो पूरी तरीके से शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, कुछ पूरी तरीके से हैं और कुछ आधी तरीके से हैं। तो जो राइट में हमने जो ग्रीन कलर में दिखाया है वो 6 शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, और जो पिंक कलर में दिखाया है वो 5 शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं। इस मैप में हमने कोशिश करी है कि ये दिखाने के लिए कि कौन से ज़िले हैं इन 123 ज़िलों में से जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, उसमें से कौन से ज़िले हैं जो कि पूरी तरीके से शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, और कौन से ज़िले हैं जो आदि मतलब जिसमें कुछ भाग हैं जो कि शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं। तो हमको पता चलता है कि 123 ज़िलों में से करीबन 51 ज़िले ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, और जो हमने इसमें गहरे भूरे कलर में दिखाया है मैप में, शायद दिख रहा होगा पीछे से भी, और जो बाकी 72 ज़िले हैं उसमें से उनके कुछ ही भाग हैं जो कि शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं। अब जब इस जानकारी के बाद हमने कोशिश जो करी कि सबसे पहले हमको ये पता करना था कि जो समस्या है वो कितनी गंभीर समस्या है। तो उसके लिए सबसे पहले इसके थोड़े बहुत एस्टिमेट स्टेट लेवल पे कहीं पर है कि कितना क्षेत्र है जो कि शेड्यूल्ड एरिया के अंदर आता है, लेकिन हमने पैन इंडिया स्टडी करी है जिसमें अलग अलग स्टेट के बारे में हमने पता किया है कि किसमें कितना क्षेत्रफल है जो कि शेड्यूल्ड एरिया के अंदर आता है। जब हमने इसको पूरे को जब देखा ऑल इंडिया लेवल पर, तो हमको पता चला कि करीबन 13% जो हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है वो शेड्यूल्ड एरियाज़ के अंदर आता है, और कहीं ना कहीं 6.3% जो हमारे देश की जो जनसंख्या है वो शेड्यूल्ड एरियाज़ के अंदर रहती है। अब ये दोनों ही हो सकती है, इसमें ट्राइबल पॉपुलेशन भी हो सकती है और नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन भी हो सकती है। जो तीसरा आंकड़ा हमने इकट्ठा किया है उससे पता चलता है कि जो हमारे देश की जो टोटल एसटी पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 40% ही है जो शेड्यूल्ड एरियाज़ के अंदर रह रहा है 2011 के सेंसस के हिसाब से, जो हमने ये आंकड़े इकट्ठे किए हैं। तो बाकी जो 60% जो एसटी पॉपुलेशन है वो शेड्यूल्ड एरियाज़ के बाहर रह रहा है 2011 के हिसाब से। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले से भी जब शेड्यूलिंग हुई थी ये जरूर नहीं था कि सारे के सारे एसटी पॉपुलेशन उनके अंदर ही रह रहे थे। पहले से ही कुछ लोग होते जो बाहर रह रहे होंगे, लेकिन इसको समझना जरूरी है कि कितने लोग हैं जो पहले से बाहर रह रहे थे, या कितने लोग हैं जो जैसे लैंडलेसनेस है, डिस्प्लेसमेंट है, या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके कारण से शेड्यूल्ड एरियाज़ के बाहर जाके रहने लग गए। ये एक मैप स्टेट लेवल पर दिखाने की कोशिश करी है कि अलग अलग राज्यों में कितना प्रतिशत उसका क्षेत्रफल है जो कि शेड्यूल्ड एरियाज़ के अंदर आता है। तो अगर हम देखें तो जैसे राजस्थान है जो काफ़ी हल्के रंग में है, उसका एक बहुत ही अराउंड 3 से 4% एरिया है जो कि शेड्यूल्ड एरियाज़ में आता है, जो साउथ राजस्थान के पास है। लेकिन अगर हम देखें झारखंड और झारखंड और छत्तीसगढ़, दो ऐसे हमारे राज्य हैं जिसका मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो है वो शेड्यूल्ड एरियाज़ के अंदर आता है, और फिर बाकी जो स्टेट्स हैं जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, उनका कहीं ना कहीं 1/4 से 1/2 के बीच में जो एरिया है वो शेड्यूल्ड एरियाज़ के अंदर आता है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहाँ पे 6 शेड्यूल्ड एरियाज़ है, उसमें मेघालय पूरा का पूरा ही 6 शेड्यूल्ड एरिया है। एक छोटा सा भाग शिलोंग एरिया को छोड़ के तो पूरा का पूरा है, बल्कि बाकी क्षेत्रों को देखा जाए तो उसमें भी काफ़ी हद तक एरिया है जो शेड्यूल्ड एरिया के अंदर आता है। तो एक बार जब ये चीज़ हमको पता चला कि ये चीज़ में कितने लोग रह रहे हैं और आज का क्या वर्तमान स्थिति है उसमें, तो जैसे कि डिस्प्लेसमेंट का जैसे हमने आगे भी देखा था कि एक कारण रहा है कि वहाँ पे डैम्स बहुत बन रहे हैं, वहाँ पे माइनिंग बहुत हो रही है। हमने इस चीज़ को कोशिश करी कि क्या हम दो चीज़ों को जोड़ के देख सकते हैं कि जो माइनिंग हो रही है वो कितनी शेड्यूल्ड एरियाज़ में हो रही है, या कितने जो डैम्स हैं वो शेड्यूल्ड एरियाज़ में हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी जगहों पर हो रहे हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे काम किया है वो ये है कि बहुत ये जो इन्फॉर्मेशन है डिफरेंट सोर्सेज में अवेलेबल है, मतलब कि शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन, शेड्यूल एरियाज़ की नोटिफिकेशंस, लेकिन इसको हमने एक सारी चीज़ों को जोड़ा है और उसको GIS सॉफ्टवेयर से हमने मैप्स क्रिएट करके उसको ऐसे हमने रिप्रेजेंट किया है। क्योंकि एक बार ही जब हमारे पास मैप बन जाता है कि ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ ये पार्शली हैं, ये शेड्यूल्ड है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अगर हम मैप बना लेते हैं, सो देन जो बाकी नेचुरल रिसोर्सेज का डेटा है उसको भी प्लॉट कर सकते हैं उन डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। तो हम ओवरलैप देख सकते हैं कि शेड्यूल्ड एरियाज़ में क्या ओवरलैप है नेचुरल रिसोर्सेज का, और उससे हमें बेटर सेंस होगा कि किन एरियाज़ में किस रीज़न की वजह से डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें हमने सबसे पहले ये देखा है कि क्योंकि जैसे बताया भी गया है कि शेड्यूल्ड जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, तो ये चीज़ स्वाभाविक थी कि जो फॉरेस्ट एरिया इन एरियाज़ में ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इतना माप नहीं था कि कितना ज़्यादा है। ज़्यादा तो है लेकिन कितना ज़्यादा है। तो इसमें हमने कोशिश करी, जो डेटा हमने लिया है फॉरेस्ट सेंसस से 2013 का, और उसको हमने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो हमने शेड्यूल्ड एरियाज़ निकाले थे उससे कोरिलेट किया है। तो उसमें क्या किया गया है कि हमने ये देखा है कि जो हमारा जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो अराउंड 21% है, तो उसका जो 38% जो फॉरेस्ट एरिया है वो शेड्यूल्ड एरिया डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आता है।
तो अगर इसको हम समझें, क्योंकि शेड्यूल एरिया डिस्ट्रिक्ट सिर्फ 123 हैं 640 में से, और 38% एरिया जो है और फॉरेस्ट जो है वो शेड्यूल एरियाज़ में आता है, तो कहीं ना कहीं जो इंटेंसिटी है फॉरेस्ट की होने की शेड्यूल एरियाज़ में, वो कहीं ना कहीं 2.5 गुना है। मतलब अगर किसी शेड्यूल एरिया में हम जाएंगे तो एवरेज पे कहा जा सकता है कि हमें 2.5 गुना ज़्यादा फॉरेस्ट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू किसी और डिस्ट्रिक्ट में अगर हम जाएंगे तो, जो शेड्यूल एरिया नहीं है तो। इसके बाद हमने कोशिश करी है कि अगर हम माइनिंग के बारे में कुछ पता कर सकें कि माइनिंग जो इन क्षेत्रों में हो रही है, जैसे कि प्रेजेंटेशन में पहले ही पता गया कि कोयले की खनन बहुत ज़्यादा है शेड्यूल्ड एरियाज़ में, लेकिन इसका अगर कोई हम मापदंड क्रिएट कर सकते हैं तो माइनिंग के लिए हमने 3 टाइप के इंडिकेटर्स देखे हैं, ताकि पहला तो ये है कि जो टोटल जो मिनरल का जो हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है उसका कितना हिस्सा है जो कि शेड्यूल्ड एरिया स्टेट से आ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम था क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेटा अभी हम नहीं कर पाए हैं, या थोड़ा हमको मिल भी नहीं पाया है, तो हमने स्टेट लेवल पे जानने की कोशिश करी है ताकि हमको थोड़ा सा आइडिया पड़े कि ये चीज़ कैसे हो रही है। तो हमको पता चला है कि जो टोटल हमारे देश का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका 65% अंदाजा 2/3 जो पार्ट है वो शेड्यूल्ड एरिया स्टेट से आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसका जो दूसरा पैमाना हमने देखने की कोशिश करी है वो देखा है कि जो जितनी माइंस है हमारे देश में, जो रजिस्टर्ड माइंस हैं, उसमें से कितनी माइंस हैं जो कि शेड्यूल्ड एरियाज़ के स्टेट्स में है। तो इसमें हमको पता चलता है कि जो 70% जो माइंस जो रजिस्टर्ड है हमारे देश में वो शेड्यूल्ड एरिया स्टेट से आ रही हैं। तो फिर कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो शेड्यूल्ड एरिया में जो माइनिंग का जो एक्टिविटी चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है दूसरे क्षेत्रों के हिसाब से। अब इसमें जो तीसरा हमने जो पैमाना जो इससे हम स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जो हमको राज्यों को जो इससे रॉयल्टी जाती है माइनिंग की, वो उसका कितना प्रतिशत है जो कि शेड्यूल्ड एरिया से जाता है। तो इसमें हमको पता चलता है कि अराउंड 90% जो रॉयल्टीज़ जो हमारे गवर्नमेंट्स को माइनिंग के से जाती हैं वो शेड्यूल्ड एरिया स्टेट से वापस जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि जो शेड्यूल्ड एरिया से जो माइनिंग हो रही है उसका जो रेवेन्यूज़ जो गवर्नमेंट को जा रहे हैं उसका एक बहुत ही बड़ा जो अंश है वो शेड्यूल्ड एरिया से जा रहा है। अब इसके हमने आगे जो मैं प्रेजेंटेशन में बात भी करूंगा कि हमने इसको कंपेयर करने की कोशिश करी है कि शेड्यूल्ड एरिया से जो राज्यों को जितना जो रेवेन्यू जा रहा है उसका कितना कुछ भाग जो है कि वो डेवलपमेंट के लिए वापस आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, वो मैं आगे प्रेजेंट करूँगा। ये जो डेटा अंकित ने बताया है ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अक्सर हम देखते हैं जैसे अभी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ऐसे होता है कि इतने एकड़ फॉरेस्ट लैंड जाएगा, तो उसमें अक्सर ये मेंशन नहीं होता है हमारे मीडिया में भी कि ये एक्चुअली सारा लैंड जो है जो जनरली फॉरेस्ट लैंड की तरह बोला जाता है, बहुत सारा वो लैंड शेड्यूल्ड एरियाज़ में आता है, लेकिन ऑफ्टन ये चीज़ हाईलाइट नहीं होती है, बिकॉज जैसे हमने बताया कि फॉरेस्ट कवर इन शेड्यूल्ड एरियाज इज़ ट्वाइस as compared to other areas in the country. माइनिंग ऑफ फॉरेस्ट के बाद माइनिंग ऑफ फॉरेस्ट के बाद जो तीसरी चीज़ हमने देखने की कोशिश करी है वो है डैम्स। जैसे डैम्स हमने देखा था सबसे बड़े कारण थे डिस्प्लेसमेंट के, कि हमारे जो देश में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डैम्स हैं अगर हम उसको थोड़ा समझ पाएँ तो ये हमने डेटाबेस 2 गवर्नमेंट के जो डेटाबेसेस हैं उससे मिलाकर हमने दोनों को मर्ज करके अराउंड 4500 डैम्स हैं जो हमारे देश में उसके बेसिस पे बनाया है। उसको ये देखा गया कि कौन से डैम्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा हमारे पास और भी इंडिकेटर्स है, लेकिन अभी मैं सिर्फ उसकी लोकेशन के बारे में बात करना चाहूँगा। तो इसमें से एक जो सोर्स है वो है नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ लार्ज डैम्स और दूसरा है वर्ल्ड रिसोर्स फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो अराउंड 4500 डैम्स को जब हमने इसको मैप पे दिखाया तो हमको पता चलता है कि जो महाराष्ट्र का जो रीजन है उसमें बहुत ही ज़्यादा डैम्स के जो डैम्स है बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे भाग हैं। अब अगेन जब हमने इसको देखा कि टोटल कितने जो डैम्स हैं हमारे देश में जो टोटल हैं उसके कितने डैम्स जो कि शेड्यूल्ड एरिया डिस्ट्रिक्ट्स में हैं और जो कितने नहीं हैं, तो अंदाज़ा फिर से फिगर वही आती है कि अराउंड 38 से 40% जो डैम्स हैं वो शेड्यूल्ड एरिया डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हैं और 60% बाहर हैं। तो फिर से अगर ये है कि जो शेड्यूल्ड एरिया डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें जो डैम्स की जो इंटेंसिटी है वो कहीं ना कहीं फिर से 2.5 गुना के आसपास है। तो ये कहा जा सकता है कि अगर डैम्स का जब बनना शेड्यूल्ड एरियाज़ में हो रहा है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा, और क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है तो इस तरीके से समझा जा सकता है कि उनका डिस्प्लेसमेंट उस कारण की वजह से ज़्यादा होने की संभावना है। लेकिन इसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये आ रही है कि जब हमने फॉरेस्ट वाला मैप देखा था, अगर मैं उसमें जा सकता हूँ एक बार, तो जो फॉरेस्ट की जो इंटेंसिटी थी वो अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन जो डैम्स हम देख रहे हैं जब वो मैप पे आ रहा है तो वो हमारे जो वेस्टर्न पार्ट है जैसे कि महाराष्ट्र हो गया,
जैसे महाराष्ट्र हो गया, जो ये जो रीजन है यहाँ पे ज़्यादा है। तो समस्या दोनों ही है, जो कि कहीं ना कहीं कारण हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के लिए, लैंडलेसनेस के लिए, दूसरी इशू के लिए, लेकिन जो समस्या है वो अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। एक ये चीज़ भी हम इसमें इन दो चीज़ों से जोड़ के हम ये देख सकते हैं। तो बेसिकली यही है कि जो हमारी वेस्टर्न साइड जो शेड्यूल एरियाज़ हैं, जो स्टेट्स अंकित ने बोले हैं, वहाँ पे ज़्यादातर डिस्प्लेसमेंट डैम्स की वजह से है, और जो ईस्टर्न साइड पे जो है वहाँ पे ज़्यादातर डिस्प्लेसमेंट इंटेंसिटी ऑफ माइनिंग की वजह से है। अब ये फिर से थोड़ी सी इसमें ये कोशिश है कि अराउंड जो जो डैम्स हैं, अराउंड 37 से 38% डैम्स जो मैं पहले बोल चुका हूँ वो शेड्यूल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। अब इसको हमने स्टेट लेवल ब्रेक करने की कोशिश करी है कि इस हर एक स्टेट लेवल में मतलब कितने डैम्स हैं जो कि शेड्यूल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आते हैं, कितने डैम्स हैं जो शेड्यूल एरिया के बाहर आते हैं। तो इस टाइप का डेटा हमने क्रिएट किया हुआ है, और इसके अलावा भी बहुत सारे डेटा है जो हमने अपनी रिपोर्ट में हमने पब्लिश किया हुआ है। तो इसकी डिटेल्स अभी मैं यहाँ पे स्किप कर सकता हूँ, लेकिन रिपोर्ट्स में ये सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। अब जब हम ये डेटा कलेक्ट करके अब हमें जो आइडिया हो रहा है कि कहाँ पे डैम्स हैं, कहाँ पे माइंस हैं, कहाँ पे फॉरेस्ट हैं, तो हम अब ये सोच सकते हैं कि ये रीजंस क्या है फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड इम्पोवरिशमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि पहली बात जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट और की फ़िलॉसफी रही है, उसी में फॉर ट्राइबल प्रोटेक्शन जो हमारी फ़िलॉसफी रही है, उसमें दो कॉन्ट्रडिक्टरी नैरेटिव्स हैं। एक है कि ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, और दूसरा है कि डेवलपमेंट की जाए, लेकिन डेवलपमेंट भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेवलपमेंट है। तो जैसे हम देखते हैं कि जो 4 इंटरसेक्टिंग नैरेटिव्स हैं, आइडेंटिटी, डेवलपमेंट, रिप्रेजेंटेशन और लैंड राइट्स, इन सारों में जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो मेन स्ट्रीम के अगेंस्ट हैं, इन द सेंस कि जैसे मैंने बताया कि हम सबकी इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उनकी इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिप्रेजेंटेशन है। डेवलपमेंट, मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट, जो ऑनरेबल चेयरपर्सन ने भी मेंशन किया कि जो डेवलपमेंट है उसको हम जैसे सारे कहते हैं डैम्स, माइंस, ये हम डेवलपमेंट मानते हैं, और ये जो है ये ट्राइबल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट नहीं है। और रिप्रेजेंटेशन में भी हम देखते हैं कि हम लोग सबकी इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ट्राइबल्स की ग्रुप रिप्रेजेंटेशन है ताकि उनकी राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएं। लेकिन जब ट्राइबल कंस्टिट्यूएंसीज जो हमने हाईलाइट किया कि जो ट्राइबल मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे भी ट्राइबल्स मेजॉरिटी में नहीं है एक्चुअली, तो फिर वो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी उनकी। एंड फाइनली लैंड राइट्स में भी हम देखें तो जो हमारी ये 4 जो नैरेटिव्स हैं, ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली में इन चीज़ों पे पूरा डिस्कशन हुआ था जब ये प्रोविजंस बने थे कॉन्स्टिट्यूशन के। और लैंड राइट्स पे भी हम देखते हैं कि हम सब के इंडिविजुअल राइट्स हैं, लेकिन ट्राइबल्स के कम्युनिटी लैंड राइट्स हैं, एंड दे डू नॉट, जैसे मिस्टर चंद्रा ने भी बोला कि दे डोंट रिगार्ड दैट फ्लावर कल्टिवेशन, दे हैव अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्टिवेशन एंड नेचर एंड ऑफ लैंड एज प्रॉपर्टी. So they do not, they do not believe in land as individual property necessarily. And so what that means is that laws that only protect individual property rights actually serve to displace them. So when we look at the historical trajectory, British जो colonial state थी, British colonial state, उनका था identity based isolation narrative, कि मतलब जो ट्राइबल्स हैं उनकी आइडेंटिटी के बेसिस पर उनको आइसोलेशन में रहे, उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। 1868 जब से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन इश्यूज़ पे काम किया और ट्राइबल्स को क्लासिफाई किया और उनको अंडरस्टैंड किया, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स एक्ट जो इनैक्ट की 1868 टू 1947, ये फिलॉसफी थी कि ब्रिटिश सरकार सबसे ऊपर, ट्राइबल्स हैविंग अ सेपरेट वे ऑफ लाइफ फ्रॉम द डोमिनेंट मेन स्ट्रीम, एंड उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाए थ्रू आइसोलेशन। जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में लेकिन हम 2 नैरेटिव्स देखते हैं। देयर आर पीपल, जयपाल सिंह जो ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव थे, वो आइडेंटिटी बेस्ड आइसोलेशन नैरेटिव को उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो डोमिनेंट पर्सपेक्टिव्स थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, के मुंशी जी, ब्रजेश्वर प्रसाद, जितमल सक्सेना, वो ये एम्फेसाइज करते रहे कि ट्राइबल्स को इंटीग्रेट करना है, हमें बाकी समाज में इंटीग्रेट करना है, उनको डेवलप करना है, वो बैकवर्ड हैं, वो प्रिमिटिव हैं, और इस तरह से ये 2 नैरेटिव्स उभर के आए।
जब हम देखते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जो स्टेट है उन्होंने डेवलपमेंट थ्रू इंटीग्रेशन नैरेटिव को एम्फसाइज किया। ये हम देखते हैं जितनी भी कमिटी रिपोर्ट्स रही, कालेलकर कमीशन, ऑल दैट, सडनली सारे ट्राइबल्स को जो अप्रोच थी वो हो गया कि ट्राइबल्स बैकवर्ड हैं और उनको बैकवर्डनेस से निकालना है। ये अप्रोच रही। सो जितनी भी हमारी कमेटी रिपोर्ट्स हैं उसमें ये हुआ। इवन एट द इंटरनेशनल लेवल, जो हमने, इंडिया वाज अ सिग्नेटरी टू द फर्स्ट ILO कन्वेंशन, but it was not a signatory to the second convention on protection of tribal rights. लेकिन ट्राइबल कम्युनिटीज से इस नैरेटिव पे बहुत पुशबैक रहा, and this resulted in the creation of the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in 1992, the Ministry of Tribal Affairs as a separate Ministry for Tribal Welfare in 1999. So over these 40 years, जब ये development through integration, tribals as backward narrative चलता रहा, उसके बाद ये pushback जो आई, भूरिया कमेटी रिपोर्ट एंड सो ऑन, जिनके बाद पेसा एंड ऑल दीज लॉज केम अबाउट कि ट्राइबल्स नीड ऑटोनॉमी फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। ये जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो सेंट्रलाइज्ड ये है कि उनको मेन स्ट्रीम से इंटीग्रेट करना है, वो उनके लिए सही नहीं है। सो नाउ वी हैव एन आइडेंटिटी बेस्ड डेवलपमेंट नैरेटिव। लेकिन द अदर प्रॉब्लम दैट वी हैव इज कि कोई यूनिफाइड ट्राइबल आइडेंटिटी नहीं है। सो लाइक आई सेड कि वी हैव 750 listed scheduled tribes, and we do not have a unified tribal identity amongst these scheduled tribes. There are huge variations between different tribes, which is why even in the Constituent Assembly, Dr. Ambedkar, Mr. Munshi, they all mentioned that there is no conscious collective of all tribals as tribals. And because they are not groups that are mobilizing as a conscious collective politically and so on, therefore they are not able to perhaps push for certain things. Then there is a problem of under and over inclusion. Jaise I mentioned in the beginning that tribes are demarcated as per states. So there are instances where one group is a tribe in one state, but it is not designated as a scheduled tribe in a neighboring state. So for instance, the Lambadas in Andhra Pradesh are recognized as scheduled tribes in Andhra Pradesh, but are recognized as OBC in Maharashtra. Similarly, there is also movement between scheduled castes and scheduled tribes. And what, because scheduled tribes have more protections as compared to OBCs with respect to land rights and so on, what this has meant is that because the Lambadas are recognized as scheduled tribes in AP, that has led to migration of this group from Maharashtra to Telangana. And in fact, tribals are also displacing other weaker tribal groups from their land rights. And we see that also happening. So there is no cohesiveness within the tribal community across tribes. In fact, there is sometimes issues between tribes also. Then the problem is of special political representation. We have given under Article 330 of the Constitution, read with the Representation of Peoples Act, there are reserved electoral constituencies for scheduled tribes in Parliament and state legislative assemblies. And the Delimitation Commission has provided for a reservation of seats following the 2001 census based on ST population. But as we have established through our data that even in tribal majority districts, tribals are in a minority. So, the candidate that is being elected is not necessarily representing the tribal voice. So, first of all, tribals themselves are not in a majority in the district. And then within the tribal community also often there is disconnect between different communities. The other problem that MPs have identified to us in our research is the presence of anti-defection laws in the 10th schedule. Basically, we have 50 reserved seats for scheduled tribe MPs. I mean, 50 is a big number. The Congress, which is the largest opposition party in Parliament today, only has 46 MPs. So if all the tribal MPs were to come together and push for tribal interests, then it would be a very substantial way. But what they have told us is that because of the anti-defection law in the 10th schedule, which was enacted, they cannot vote against the party lines. So if there are laws that are against tribal interests, but they can't do that. So we need to get rid of the anti-defection laws so that people can actually work towards tribal interests. Then finally we have the fact that we have special rights to land. संविधान में भी है, कानून में भी है उनके भूमि अधिकार, लेकिन बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो उनके राइट्स के अगेंस्ट है. बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो उनकी इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट्स टू लैंड को नहीं रिस्पेक्ट करते हैं, इनफैक्ट उनको नेगेट करते हैं. एंड उन कानूनों के मतलब एक तो है कि गैर कानूनी वे में उनको अपने ज़मीन से हटाया जाए, नहीं, कानून ही सैंक्शन करता है कि उनको हटाया जाए. सो हमने एक कोश बनाया है ऑफ ऑल द वेरियस लॉज दैट
protect them as well as the laws that displace them. So on the one hand, जो protective laws मैंने बोले, land transfer prohibition laws हैं, जो सारे 5th and 6th scheduled area states में हैं, plus other states में हैं, ये उनको protect करते हैं. Then there are laws protecting them against money lending, prohibiting money lending in tribal areas. Then the PESA, the Forest Rights Act, the Atrocities Act, बहुत सारे laws हैं जो protective laws हैं. लेकिन green में आप देखें, there are lots of laws that are displacing laws. Land acquisition laws, and as Yamini mentioned in the beginning, that सिर्फ Land Acquisition Act of 2013 है. In fact, we did not know how many laws of land acquisition there are. So our first report, which is on all land acquisition laws, I can tell you कि इंडिया में 102 लैंड एक्विजिशन लॉज हैं. सिर्फ लैंड एक्विजिशन के लिए 102 लॉज हैं, बिकॉज उसमें 15 सेंट्रल लॉज हैं और 87 स्टेट लॉज हैं. एंड जबकि ट्राइबल एरियाज आर सपोज टू बी फॉर शेड्यूल्ड एरियाज आर सपोज टू बी फॉर ट्राइबल पॉपुलेशंस, लैंड एक्विजिशन लॉज आर स्टिल एप्लीकेबल इन ट्राइबल एरियाज. And government can come and take away tribal land. And because, as Mr. Chandra also pointed out, that it is very difficult to figure out proper compensation for various reasons in these areas. So people get displaced, they do not get even compensated or rehabilitated. And of course, the Land Acquisition Act of 2013 has provisions, as again Mr. Chandra outlined in detail, the various provisions that are there for protecting the rights of scheduled tribes. But what we are hearing from people on the ground is that the act is not being applied at all. 2013 Act is not being applied for most land acquisitions. So the efficacy of the law is limited. Then we have a series of forest laws starting from the 19th century. The British enacted a series of forest laws which outlawed the tribals. And while the Forest Rights Act was passed to reverse this historical injustice, but it's not as if the earlier forest laws, all of them have not been removed from our books. So sometimes there are a lot of contradictions between laws, and then it is up to the government as to which law they want to apply and displace, and then the matter goes through court, and then it is pending. But in that time period, the process of acquisition is continuing. Then we have the mining laws, and we have laws that create dams. So these are legal projects which are displacing them. And then we have some laws which are complicated because they are both protective and displacing. As Ankit pointed out, even at the very beginning, even in the tribal majority districts, there were always some people who were non-tribal. And what happened is that as part of land reform laws that happened, there are provisions in those laws saying that, okay, if you're not a tribal, but if you have been living in tribal lands for over 10 years and you have proof and all that, then you cannot be removed from the land. So what happens is then you have two contradictory laws. You have the laws saying that tribal land cannot be alienated, but you have these land reform laws, which many of these states have, that say that, the rights of these people that have solidified over 20 years or whatever the time frame is, then they can't be displaced. Then the other way of displacement that happens is actually that, we have the PESA, which is supposed to apply to all scheduled areas. And it is not as if the tribal areas have been denotified, but sometimes tribal areas have come within the purview of urban bodies. And when they have come within the purview of urban bodies, the PESA is no longer applicable to them. And even though there was a huge amount of work done to bring the municipalities' extension to Scheduled Areas Act, that law has not been passed. So in effect, de facto, these areas lose scheduled area, not in law, but they lose scheduled area status. And as I mentioned, that we have the land reform laws prohibiting transfer of tribal land. So what this means is that actually the narrative of land rights is one thing and the reality is very different. So we have recognized individual and community protections for land rights of scheduled tribes. We have special protective provisions in the 5th and 6th schedules, but these are all negated by a framework of contrary laws through which the state is actively displacing tribals. And so, at the level of law itself, there is displacement because there are two sets of laws, one protects, one displaces. And then below the level of the law, the administrative attitudes take a long time to change. So when in our field work, what we have found is that even though the Forest Rights Act was enacted in 2006, there is a lot of tension between the Forest Department, the Tribal Welfare Department, and in terms of recognition of forest rights of tribals. And that is also partly because there are significant legal and institutional continuities that exist between the colonial and post-colonial Indian state. And finally,
the overarching development narrative is such that, you know, land acquisition is supposed to be done because, you know, dams and mines, unquestioningly we are accepting that this is, you know, important for our development. These all these things are concentrated in the scheduled areas, so obviously tribals are going to be displaced because all of these activities are concentrated in the scheduled areas. Then what we also find is that there are shortfalls in financial allocations and expenditure for scheduled tribes. So there are several levels at which there are problems. So at the level of law, at the level of administration, and then the money that is meant for tribals, we have done some work on that also as to whether that money is actually going. तो हमने थोड़ी सी इसमें कोशिश की थी कि जैसे जो शेड्यूल्ड एरियाज़ तो 1951-55 से नोटिफाई होना शुरू हो गए थे, लेकिन बाय 1974 अ कंसेप्ट ऑफ ट्राइबल सब प्लान आया, जिसमें क्योंकि ये भी था कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो सिर्फ शेड्यूल्ड एरियाज़ में नहीं उसके बाहर भी रह रहे हैं, तो उनके प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए तो ट्राइबल सब प्लान आया। तो हमने इसमें कोशिश की कि पिछले 5 साल का अगर हम आंकड़े देखें उससे पता करें कि ये ट्राइबल सब प्लान में जितना पैसा दिया जा रहा है उसकी क्या कंडीशन है, क्या वो सफिशेंट है कि वो कम है कि क्या है। तो ट्राइब जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ट्राइबल सब प्लान। ट्राइबल सब प्लान के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सेंट्रल टीएसपी जो कि सेंट्रल मिनिस्ट्री से आता है। सेकंड द स्टेट टीएसपी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं। The third and the fourth which are less but is like something that comes from Ministry of Tribal Affairs, which is like to fill the gaps wherever it is required essentially. And fourth is some kind of institutional finance through the various cooperatives which are operating cooperatives or marketing firms. So that builds the entire of the TSP. So from the last 5 years of analysis जो हमको पता चलता है वो ये है कि जो TSP का जो allocation amount है वो बढ़ रहा है, वो कंटिन्यूसली बढ़ा है, अराउंड 14% की एवरेज से बढ़ा गया है। लेकिन इसमें जब हमने इसको थोड़ा सा और फर्दर ब्रेक किया तो हमको ये पता चला कि जो आउट ऑफ जो टोटल मनी है उसमें से जो 80% जो भाग है वो कहीं ना कहीं जो स्टेट टीएसपी है उससे आ रहा है। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट का जो इसमें भागीदारी है वो कहीं ना कहीं 80% है, और जो बाकी जो तीनों कंपोनेंट हैं वो कहीं ना कहीं 20% इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब उसको हम पिछले 5 साल से हमने जब कंपेयर किया तो हमने ये देखा कि जो स्टेट की जो भागीदारी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और जो भागीदारी सेंट्रल टीएसपी या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से आ रही है वो कम होती जा रही है। तो जो डिपेंडेंस जो होती जा रही है फंड्स के लिए फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट, उसमें कहीं ना कहीं वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा होती जा रही है। ये पिछले 5 साल के आंकड़ों से हमको पता चल रहा है। लेकिन ये तो अच्छी बात है कि वो जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, जो फंड्स बढ़ रहे हैं। लेकिन हमने इसको ये भी कंपेयर किया कि क्या जितना जो पैसा दिया जा रहा है क्या वो सफिशेंट है, क्या किसी मापदंड से उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए प्लानिंग कमीशन की जो गाइडलाइंस थी हमने उसको अपना मापदंड बनाया। प्लानिंग कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से जिस राज्य में जितने प्रतिशत शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है उसको अपना एनुअल बजट का उतना पार्ट टीएसपी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और इस मापदंड को हमने मानते हुए कैलकुलेशंस पिछले 5 साल के लिए करी, तो हमको पता चला, तो जैसे जो लेफ्ट हैंड साइड का जो ग्राफ है वो स्टेट टीएसपी के बारे में बताता है। तो जो पिंक लाइन है वो दिखाता है कि टोटल जो ट्राइबल सब प्लान के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया था। लेकिन जैसे कि आप जानते होंगे कि जो एलोकेशन होती है वो हमेशा सारी की सारी उसका एक्सपेंडिचर नहीं होता है। तो जो एक्सपेंडिचर अमाउंट हमेशा ज़्यादातर यही रहता है कि वो उससे कम रहता है। तो जो ग्रीन पार्ट है वो दिखाता है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ। तो जब हमने इसको कैलकुलेशन किया कि जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है वो कितना है एज़ कम्पेयर टू कितना अमाउंट जाना चाहिए, तो हमको दिखता है कि एक बहुत ही बड़ा शॉर्टफॉल है। वो शॉर्टफॉल अराउंड 45,000 करोड़ का जो शॉर्टफॉल है, ये उतना अमाउंट है जो कि प्लानिंग कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से ट्राइबल एरियाज़ में जाना चाहिए लेकिन नहीं गया है। लेकिन पॉजिटिव पार्ट ये है कि धीरे धीरे एलोकेशन बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कम है। इसी टाइप का एक सिमिलर एनालिसिस हमने सेंट्रल टीएसपी पे भी किया है, जो कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की जो वेरियस मिनिस्ट्रीज़ जो अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं टीएसपी में, तो उसके भी मापदंड कुछ प्लानिंग कमीशन ने दिए थे कि कितना परसेंटेज हर एक मिनिस्ट्री को देना है। अगर हमने उससे कंपेयर किया तो उसमें भी हमको एक शॉर्टफॉल दिखाई दिया गया है, लेकिन वो शॉर्टफॉल थोड़ा कम है जो कि अराउंड 16,000 करोड़ का टोटल शॉर्टफॉल है। तो पिछले 5 साल में अगर हम देखा जाए तो एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन अराउंड ये कह सकते हैं कि अराउंड 60,000 करोड़ रुपए जो पैसा उन क्षेत्रों में जाना चाहिए था वो नहीं गया है, जिसके एक मापदंड हमारे देश में ऑलरेडी प्लानिंग कमीशन ने बनाए थे। लेकिन अगर इसको हम उससे कंपेयर करें कि जो माइनिंग की जो इंटेंसिटी हम देख रहे थे, जो स्टेट गवर्नमेंट्स को जो राजस्व में जो रेवेन्यू आ रहा है 90% इन्हीं क्षेत्रों से आ रहा है। तो जो क्षेत्र 90% आपकी माइनिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनका जो डेवलपमेंट के लिए जो पैसा वापस जाना चाहिए वो बहुत कम है।
So to conclude the findings that we have, and through certain recommendations that come from these findings, is that at a very fundamental level we have a contradiction where we have created excluded areas. And where we want to ensure that the identity of the tribal communities are protected, but there is no restriction on the mobility of tribals and non-tribals. British times there were restrictions on the mobility of non-tribals, but of course the state was basically excavating resources from these areas. Now what has happened is that not only we have the projects that the state is executing in these areas, but there is because there are Indian Constitution gives freedom of movement to everybody in all territories of India. So everybody can go, and there is displacement that is happening by non-tribals of tribals. There is displacement happening by the state of tribals, and sometimes there is displacement also happening within tribals, more powerful tribal groups displacing less powerful tribal groups. The other big contradiction on which we really need clarity is that what do the tribal communities want? I mean, there are two narratives. One is the identity-based isolation narrative, and the other is the development through integration narrative. The development narrative says that STs are basically backward, and they have to be brought up to the mainstream. कि ये primitive हैं, ये backward हैं, इनको बाकियों के साथ मिलाना है. हम क्या tribals ये चाहते हैं, या जो दूसरा narrative है कि वो अपने आप को जो मेन स्ट्रीम से अलग अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और ऑटोनॉमी चाहते हैं. तो ये दोनों चीज़ों में एक फंडामेंटल क्लैश है, और हमें ये क्लैरिटी चाहिए कि हम आगे कैसे इसको बढ़ें, ताकि वी हैव अ कोहेरेंट स्ट्रैटेजी फॉर देयर अपलिफ्ट एंड प्रोटेक्शन for their way of life in consultation with the tribes, as opposed to a top-down approach of centralized government decision-making. The third problem is the problem of the constitutional administrative state. We have a constitution which is pioneering in the protections that it gives. बहुत सारे अधिकार देती है हमारी constitution, लेकिन हमारी एक बहुत vast administrative state है, जिसमें बहुत सारी जो decision making है वो administration में होती है, and they are not accountable in the same way. And the other problem is that we have contrary laws. We have a progressive constitution, but we have contrary laws of land acquisition, mining, and forest laws. For instance, the example that I was giving of the vast administrative powers the state has, like I said, even though constitutionally these areas are protected under the constitution and PESA is applicable to them, but all they have to do is to bring them into urban areas, and no longer are the scheduled area protections available to them de facto, even though de jure they are still available. So we need to actually ensure that PESA protections are also reflected in urban areas through the enactment of MESA, and PESA has to be given teeth, because that was supposed to be an umbrella legislation, and state governments were supposed to enact legislation to effectuate that, but that has also not happened in the way that it should have. And then finally, at the level of law and level of administration, these are the things we need to do, but we cannot bring about progressive change amongst tribals through law without fixing the costs of change. That means we have to remove the shortfalls in tribal financial allocations for tribal subplans. And we also have to ensure that the agencies, the implementing agencies, are working cohesively together. So for instance, the Tribal Welfare Department, the Forest Department, Revenue Departments, they have to all work together to safeguard tribal interests. I mean, so all these years, the Forest Department has been managing forests. Now the nodal agency for the Forest Rights Act is the Tribal Welfare Department. And what is happening is that there is a lot of clash between departments, what we understand from the states. So they have to all work to protect tribal interests. And finally, we really are seeing that the tribals are bearing the costs of development, where development is understood as dams, mines, wildlife parks and sanctuaries, very disproportionately. We are clearly seeing a drain of wealth, because we have shown, we don't have district level data, but at the state level, 89% of all royalty accruals, I think out of 2,100 reporting mines, 1,400 mines, all these mines are in the scheduled areas. District mineral foundations have been set up so that the mineral wealth can be channeled back to tribals, but it hasn't reached the tribal people. The money is sitting with the district mineral foundations, so they are bearing the costs of development, but they are not getting the fruits of that development or their resources. So